हाय गाइस, मैं जितेंद्र सर सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर काकादेव में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे सीड, ठीक, हम लोग पढ़ रहे थे सीड, बीज पढ़ रहे थे बेटा। बीज में हम लोगों ने एक लेक्चर पढ़ लिया था जहां पर मैंने बात किया था इंडोस्पर्मिक नॉन इंडोस्पर्मिक की बात किया था, ठीक है। इंडोस्पर्मिक सीड क्या होते हैं और इसके नॉन इंडोस्पर्मिक सीड क्या होते हैं, और दोनों के एक्सेप्शन की बहुत अच्छे से बात किया था, ठीक। आज हम लोग बेसिकली जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा क्या, ये जो होते हैं मोनोकाट बीज की संरचना, एक बीज पत्री बीज की क्या हो जाएगी संरचना देखेंगे, और साथ ही साथ जो होते हैं जर्मिनेशन देखेंगे, जिससे कि आपका एक सवाल क्या होता है पक्का रहता है, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना है, जर्मिनेशन से एक सवाल देखना है, एक सवाल उससे पक्का है, हर साल का ये रिकॉर्ड है, जर्मिनेशन से एक सवाल आता है और कभी कभी जो होते हैं हमारे एक सवाल इससे आ जाते हैं, ठीक है। तो आज का जो बेसिकली लेक्चर होगा वो दो क्वेश्चन हम इससे निकाल करके आपको अच्छे वाले क्वेश्चन क्या करेंगे आपके सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। जहां से बच्चे क्या कहते हैं मोमेंटली बच्चे क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, ठीक है। तो आप बच्चा हमारे साथ बने रहो और वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखो, कभी स्किप करके देखना, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर देते हैं कि बात करेंगे क्या कि एक बीज पत्री पौधे की संरचना, दो बीज पत्री पौधे की संरचना हम लोगों ने जानते हैं, उसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बीज पत्री पौधों की संरचना में क्या होता है, कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा, उस डिफरेंस को देखते हैं। अब हम सब स्टार्ट करते हैं बेटा कि दो बीज पत्री पौधों की जो संरचना होती है ना, तो उस संरचना देख लेते हैं कि जैसे कि सबसे बाहर का जो बीज का आवरण होता है, जो बीज होते हैं, बीज के जो बाहर के जो कवरिंग होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, बीजावरण बोलते हैं। वो तो जो होते हैं द्विबीज पत्री पौधे में भी था, लेकिन इसमें भी क्या होते हैं, दो होते हैं। अच्छा, आउटर बीजावरण को क्या बोलेंगे, आउटर हमारा क्या पाया जाता है बेटा, याद हो तो बता दो, और इनर वाला क्या होता है, ठीक। दो रीजन होती है, एक आउटर होती है, एक क्या होता है इनर होता है। अच्छा, तो आउटर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनर वाले को क्या बोलते हैं बेटा। आप इस कमेंट बॉक्स में जाकर के बताना कि बीज आवरण के आउटर सेगमेंट को क्या बोलते हैं, इनर सेगमेंट को क्या बोलते हैं, ठीक। अच्छा, अब आते हैं हम सब क्या कि देखो आउटर वाले को हम सब क्या बोल देते हैं, टेस्टा बोलेंगे, दूसरे अंदर वाले को क्या बोल देते हैं, टेगमेन बोलते हैं। दो बातें हो गई ना। चलो, अच्छा, अब हम सब थोड़ा से और अंदर आते हैं। पहली संरचना मेरी खत्म हो गई, थोड़ा से और अंदर आते हैं। थोड़ा से जब और अंदर आते हैं तो हम देखते हैं क्या हो जाता है, इसके नीचे एक लेयर पाई जाती है। ओके, जो ये लेयर पाई जाती है ना, वो लेयर जो होती है उस लेयर का बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। यह जो होती लेयर जो होती है इंडोस्पर्म की कवरिंग होती है, इंडोस्पर्म की जो आवरण होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ए ल्यूरान लेयर बोल देते हैं। बहुत प्यारी सी बात, ए ल्यूरान लेयर क्या हो जाती है, इंडोस्पर्म की जो कवरिंग होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, ए ल्यूरान लेयर। फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरी बात बेटा, पहला क्वेश्चन ये हो गया, ए ल्यूरान कहां पाई जाती है, इंडोस्पर्म के आवरण को क्या बोल देते हैं हम सब, ए ल्यूरान लेयर बोल देते हैं। ओके, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इससे जो बनता है वो क्या होता है, ए ल्यूरान लेयर की पोलैरिटी कितनी होती है। ओके, ए ल्यूरान लेयर की पोलैरिटी कितनी होती है, ठीक। पोलैरिटी इसकी कितनी होती है बेटा, ट्रिप्लॉइड होता है। क्यों, क्योंकि जो ए ल्यूरान भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष की क्या हो जाती है, पोलैरिटी भी कितनी होती है, 3n होती है। इसलिए ए ल्यूरान लेयर की भी पोलैरिटी कितनी मानी जाती है, 3n मानी जाती है। ओके, चाहे ये एक बीज पत्री पौधा हो, चाहे ये दो बीज पत्री पौधा है, ठीक। अच्छा, अब क्या होगा, इंडोस्पर्म दोनों में क्या रहता है, ट्रिप्लॉइड रहता है। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि एक मक्के का पौधा है जिसके जो होते हैं बीज में 20 क्रोमोसोम है, ठीक, तो उसके ए ल्यूरान लेयर में कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, ए ल्यूरान लेयर कितने होते हैं, 3n होता है ना। तो हम जानते हैं बेटा कि उसके जो होते हैं किसी में भी बीज में, रूट में, किसी में भी सीड में भी बोला तो उसमें कितना बोला है कि वो हमेशा डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड में बोला है कितने 20 क्रोमोसोम होते हैं, तो n की वैल्यू निकाल देंगे। n की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से ये कितना हो जाए, इसको डिवाइड कर देंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे दो को तो ये आ जाए कितना, 10 क्रोमोसोम, n बराबर 3। तो ये कितना 3n होता है, तो n की वैल्यू रख देंगे, 3 × 10 रख देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 क्रोमोसोम हो जाएगा। ओके, तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। ओके, इसी तरीके से कोई भी रहेगा, कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग निकाल लोगे। जितना पोलैरिटी हमारी क्या हो जाएगा, इंडोस्पर्म की होती है, वही पोलैरिटी हमारी किसकी पाई जाती है, ए ल्यूरान लेयर की पाई जाती है। बस ए ल्यूरान से दो ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ए ल्यूरान लेयर किस में पाई जाती है, एक बीज पत्री पौधे के इंडोस्पर्म की जो कवरिंग होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, ए ल्यूरान लेयर बोल देते हैं, ठीक। अब ए ल्यूरान लेयर की पोलैरिटी कितनी होती है,
ट्रिप्लॉइड होता है। बस इससे इतना ही पढ़ना है। और थोड़ा सा इसके आगे आते हैं। अब आते हैं बेटा इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या जाते हैं हम सब, इंडोस्पर्म पे आते हैं। इंडोस्पर्म इसका जो होता है वो कैसा होता है बेटा, मंड युक्त, इसमें क्या होता है, स्टार्च युक्त क्या पाया जाता है, इंडोस्पर्म पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंडोस्पर्म बोल दिया गया, भ्रूणपोष हो गया। और बात और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, बीज के अंदर पाया जाने वाला या जो हमारे पास भ्रूण होते हैं, भ्रूण को न्यूट्रिशन प्रदान करने वाला ऑर्गन अंग क्या कहलाता है, तो वह अंग क्या होता है हमारा, एलुरान लेयर होता है। ठीक, अच्छा आपसे पूछा जाएगा कि भ्रूण के अंदर जो पाया जाता है, भ्रूण के ऊपर या भ्रूण जिससे न्यूट्रिशन लेता है उसे उसको हम क्या बोलते हैं, उसका भी नाम क्या हो जाता है, भ्रूण पोष हो जाता है। ओके, अच्छा तो हाईएस्ट प्रोटीन युक्त या न्यूट्रिटू जितनी भी हमारे जो न्यूट्रिशन होता है, पोषण युक्त जो होते हैं पदार्थ की प्रचुर मात्रा किस में पाई जाती है, बीज के किस भाग में मिलती है, तो ये भी किस में मिलेगी, हमारी भ्रूण पोष में। ठीक, 2 क्वेश्चन। ओके, तो हो गया ना। तो इससे भी, और इसकी पोलैरिटी कितनी होती है, ट्रिप्लॉइड होती है। ओके, कितना हो जाएगा, ट्रिप्लॉइड या ट्राइप्लॉइड हो जाएगा, ट्रिप्लॉइड हो जाएगा, 3n होगा ही ना, तो इसकी पोलैरिटी 3n, एलुरान लेयर की तो पोलैरिटी 3n। यह क्या होते हैं, सॉरी प्रोटेनेशियस लेयर कौन कहलाती है, इंडोस्पर्म कहलाती है। और सब ऑलमोस्ट जो भ्रूण होते हैं, भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम कौन करती है, भ्रूणपोष करता है। ओके, इतनी बातें हो गई ना। और इसकी पोलैरिटी कितनी होती है, 3n होती है। बस हमें इतना लिख लेना। आगे पढ़ते हैं। अब हम सब करेंगे बेटा। अब आते हैं कहां पर, बीज के दूसरे भाग पर। बीज के दूसरे भाग पर आ जाते हैं। ये हमारा क्या हुआ, देखो इपिथेलियम कहलाता है। इपिथेलियम के नीचे जितने भी हमारे चीजें जो कार्टिलेडॉन पाए जाते हैं, तो मोनोकाट में अगर जो कार्टिलेडॉन पाया जाता है उसका नाम क्या होता है, स्क्रूटेलम होता है। बहुत सही बात, बहुत ज्यादा बेटा सवाल पूछा जाता है। मोनोकाट का कार्टिलेडॉन क्या कहलाता है, मोनोकाट में पाए जाने वाला कार्टिलेडॉन का नाम क्या होता है, स्क्रूटेलम होता है। अब ये स्क्रूटेलम जो होता है बहुत ज्यादा हार्ड होता है, कठोर होता है। ठीक, अच्छा तो ये कैसा होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है। और यह जो कार्टिलेडॉन होता है, कार्टिलेडॉन को ही क्या बोला जाता है, स्क्रूटेलम बोला जाता है, एक बीजपत्री पौधे में। अब स्क्रूटेलम देख लिए। अब आगे चलते हैं हम सब। अब आगे चलते हैं बेटा। इसमें और संरचना देखो, आपसे और जो पूछा जाते हैं सवाल, बहुत प्यारे प्यारे सवाल पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा प्लीम्यूल की कवरिंग को क्या बोला जाता है, और इसके बाद रेडिकल की कवरिंग को क्या बोला जाता है। 2 सवाल बहुत प्यारे हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, तो हम सब बात करेंगे बेटा प्लीम्यूल और इसके बाद रेडिकल। प्लीम्यूल की कवरिंग अगर होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, और इसके बाद अगर रेडिकल की कवरिंग होगी तब उसको क्या बोलेंगे। तो क्वेश्चन आपसे कैसे आएगा, पूछा जाता है एक बीजपत्री पौधे में प्रांकुर के आवरण को या प्रांकुर के ऊपर पाई जाने वाले संरचना को क्या कहते हैं। ठीक, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, हमारा प्रांकुर चोल हो जाएगा। हिंदी में प्रांकुर चोल हो गया, इंग्लिश में बोलते हैं क्या बेटा, कोलियोप्टाइल। नाम क्या होगा, कोलियोप्टाइल। एक बीजपत्री पौधे में प्लीम्यूल के आवरण को क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल बोलते हैं। हो गया। अच्छा, अब ये कोलियोप्टाइल से यहां से क्या निकल जाएगा बेटा, यहां से हमारा स्टेम निकल जाएगा। चलो इतना हो गया ना, जब सीड जर्मिनेट करेगा। अब इसके बाद और हम आगे नीचे आते हैं, नीचे आएंगे। नीचे भी कुछ ऐसी संरचनाएं देखने को मिल रही हैं। तो ये जो संरचनाएं होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, नीचे होती हैं। ये जो होते हैं कोटाइल हो गए, कोटाइल, हाइपोकोटाइल, इपिकोटाइल होता है। हाइपोकोटाइल वाली संरचना हो गई। हाइपोकोटाइल में क्या पाया गया, हमारा रेडिकल पाया गया। रेडिकल का जो आवरण होता है वो क्या कहलाता है, कोलोराइजा कहलाता है। एक कोलोराइजा होता है, एक क्या होता है, कोलेटाइल होता है। इसी में हम सब क्या करते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर आपसे पूछा गया कि प्रांकुर, एक बीजपत्री पौधे के प्रांकुर चोल के आवरण को क्या बोलते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोलियोप्टाइल बोलेंगे। ठीक, अच्छा अगर आपसे पूछा गया एक बीजपत्री पौधे के मूलांकुर किस आवरण को क्या बोलते हैं, तब आंसर क्या होना चाहिए, कोलोराइजा होते हैं। ठीक है। अच्छा आपसे पूछा जाएगा बेटा कि कोलियोप्टाइल से किसका डेवलपमेंट होता है, तो हम बताएंगे किसका, सूट का या स्टेम का निर्माण हो जाता है, तने का निर्माण होता है। और आपसे पूछा गया कि मूलांकुर कोलोराइजा से किसका निर्माण हो जाता है, कोलोराइजा आगे चल के किसका बना लेता है, हमारा रूट का निर्माण कर देता है। ठीक, तो ये रूट का निर्माण कर देता है और ये क्या कर देता है, स्टेम का निर्माण कर देता है। अब इसके बाद हम सब, इसके बाद की टॉपिक हमारी स्टार्ट होगी जर्मिनेशन से। ठीक, लेकिन इससे पहले जो कुछ टॉपिक इसमें हमारे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। ठीक,
हाँ बेटा, हम सब ऐसी कुछ बातें देखते हैं जो बातें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। अब वो किसमें, मोनोकाट बीज की संरचना से यही 5-7 बातें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। ठीक, बाकी स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सब स्टार्ट करते हैं बेटा क्या कि कौन से क्वेश्चन हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक, अगर हम यही टॉपिक इतना ही तैयार कर लेंगे तो हमें पूरा जो है पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अच्छा, अब हम सब बात करते हैं बेटा क्या, मैंने बताया कि एक बीजपत्री या मोनोकाट में रेडिकल के कवरिंग को क्या बोलेंगे हम सब, रेडिकल है तो कोलेराइजा बोलेंगे। कोलेराइजा किसका निर्माण करेगा, ठीक, तो कोलेराइजा जो होगा किसका निर्माण करेगा बेटा, रूट का निर्माण करेगा। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद वो दूसरा क्वेश्चन आ गया, वो वही घुमा करके, अगर क्या मोनोकाट में प्लूम्यूल के ऊपर के कवरिंग को क्या बोलते हैं हम सब, क्या बोलेंगे, कोलियोप्टाइल बोलेंगे। ठीक, एक कोलेराइजा होता है, एक को कोलियोप्टाइल होता है। ठीक, ध्यान देना, दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। प्लूम्यूल की कवरिंग को कोलियोप्टाइल बोलते हैं और कोलेराइजा किसको बोलते हैं, रेडिकल की कवरिंग को बोलते हैं। हैं, अच्छा, अब हम सब चलते हैं बेटा, और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक बीजपत्री पौधे में जो कॉटिलेडॉन पाया जाता है उस कॉटिलेडॉन को क्या बोलते हैं, इसको टेलम बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, इसको टेलम बोलेंगे। ठीक, अच्छा, अब आते हैं हम सब बेटा क्या, बीज के अंदर की जो सारी चीजें होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कर्नल बोल देते हैं। बीज के अंदर की सारी चीजों को क्या बोल देते हैं, कर्नल बोल देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो कौन सा, हमारे ऐसे बीज जिसमें क्या हो जाते हैं बीजांड काय के बचे हुए भाग को क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। ठीक, बीजांड में एक क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है, बीजांड में बीजांडकाय के बचे हुए भाग को क्या बोल देते हैं, पेरिस्पर्म बोल देते हैं। ऐसे सीड जिसमें जो पेरिस्पर्म पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड बोल देते हैं। ठीक, तो उसे हम क्या बोल देंगे, पेरिस्पर्मिक सीड बोलेंगे। ठीक, अगर आपसे पूछा जाता है इनमें से कौन पेरिस्पर्मिक सीड है तो उसमें ध्यान रखना बेटा, एक एग्जाम्पल मैं लिखा रहा हूं, ये क्या है, हमारी काली मिर्च। ठीक, अच्छा, काली मिर्च टिकोना जो होती है बेटा वो क्या हो जाती है, हमारी इसमें आती है, किसमें, पेरिस्पर्मिक सीड में आती है। हैं, अच्छा, अब दो क्वेश्चन हमारे अरंडी से, कैस्टर से बेटा दो क्वेश्चन है। क्या है, कैस्टर में पाई जाने वाली सफेद कोमल युक्त स्पंजी, सफेद कोमल स्पंजी युक्त संरचना जो होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरिल बोलते हैं, या इसी दूसरा नाम क्या होता है, करंकिल होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, हम सब बीज चोल बोल देंगे। करंकिल को क्या बोलते हैं, बीज चोल बोल दिया जाता है। ठीक, अच्छा, और जो आपसे बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है, 2-3 बार सवाल ये पूछा गया, कागज की तरह पतला बीज पत्र किसमें, कॉटिलेडॉन किसमें पाया जाता है, बीज पत्र बोलो या इसी को क्या बोल देते हैं हम सब, कॉटिलेडॉन्स बोल देते हैं। ठीक, तो कागज की तरह पतला बीज पत्र किसमें पाया जाएगा, ये भी अरंडी या कैस्टर में पाया जाएगा। इसका नाम क्या है बेटा, कैस्टर है। ओके, चलो, ये हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपसे क्या होते हैं, रेगुलरली हमारे पूछ लिए जाते हैं। अब हम सब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारी क्या है, बीजों का अंकुरण, बीज का अंकुरण। हाँ, अब हम सब देखते हैं क्या बेटा, बीजों का अंकुरण। ठीक, अच्छा, बीजों का अंकुरण मतलब बीजों को क्या होना, जमना। तो बीज जमने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है इसको देखें, यहाँ से आपको एक आध क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अच्छा, तो हम सब ध्यान देते हैं बेटा कि बीज को जर्मिनेट होने के लिए क्या क्या आवश्यक होते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं, कहते हैं हवा में क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन। ठीक, और दूसरी क्या होगी बेटा, मॉइस्चर या नमी का होना आवश्यक है। मॉइस्चर रहेगा, ये नहीं कि मिट्टी सूखी है ले जाके उसमें रख दिया बीज को तो जम जाएगा, कभी नहीं जमेगा। उसके लिए क्या होना चाहिए, मॉइस्चर भी होनी चाहिए। और सब कुछ है, ऑक्सीजन है, हवा है और इसमें मॉइस्चर भी है, लेकिन वहां का टेम्परेचर क्या हुआ, बहुत ज्यादा कम है या बहुत ज्यादा हाई है, तब भी क्या होगा, सीड नहीं जमेगा। तो क्या क्या, हवा हो गया, नमी हो गई, इसके बाद क्या होगा, उपयुक्त तापमान। 3 ऐसे फैक्टर होते हैं जो पौधे के, जो हमारे बीज के जर्मिनेशन के लिए अति आवश्यक होते हैं। ठीक, अच्छा, वो कौन कौन हो गए, पहला क्या, ऑक्सीजन हो गई, हवा या ऑक्सीजन हो गई। दूसरा हमारा क्या हो गया बेटा, नमी या मॉइस्चर हो गया। तीसरा क्या हो गया, सुटेबल टेम्परेचर, उपयुक्त तापमान या सुटेबल टेम्परेचर होता है। ठीक है, अच्छा, आपसे सवाल पूछा जाता है बेटा, पौधे के जर्मिनेशन के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है। यह तापमान कितना होता है बेटा, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। कितना,
25 से 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक, अच्छा अब आते हैं हम सब कहाँ पर, नेक्स्ट लाइन पर। कहते हैं कि हम पौधे को क्या दे दें, हवा भी दे दें, पानी भी दे दें, नमी भी दे दें, और इसके बाद क्या करें, सुटेबल टेम्परेचर भी दे दें। इतना सब देने के बाद भी तब भी क्या हुआ, पौधे का सीड जर्मिनेट नहीं हुआ, और जमने में क्या हुआ, कुछ समय लगा दिया। और जो समय लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रसूत काल बोला जाता है। ठीक, अच्छा, तथा इस घटना को हम सब क्या बोल देंगे, डॉर्मेंसी बोल देंगे, प्रसुप्ति बोल देंगे। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है बेटा, बच्चे माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे का एडमिशन भी करा देते हैं, बुक भी खरीद देते हैं, बैग भी खरीद देते हैं, पेन भी दे देते हैं, और इसके बाद उसकी गाड़ियां भी तैयार करवा देते हैं, लेकिन तब भी बच्चा नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो क्या होता है, तो ऐसे ही कुछ सीड ऐसे भी होते हैं जिनको सारे कंडीशन मुहैया करा देने के बावजूद भी वो जमते नहीं हैं, या जमते हैं तो कुछ समय ले लेते हैं जमने में। जो समय लेते हैं ना, उस समय को हम सब क्या बोल देते हैं, डॉर्मेंट या डॉर्मेंसी पीरियड बोल देते हैं। ठीक, अच्छा, तथा जो जब तक नहीं वो जमता है, उस घटना को, न जमने की घटना को क्या बोल देते हैं, उसी को हम सब प्रसूति या डॉर्मेंसी बोल देते हैं। ठीक, इतनी बातें हो गई ना। अच्छा, अब हम कहेंगे बेटा सबसे अधिक डॉर्मेंसी पीरियड किसका देखने को मिलता है, तो सबसे अधिक जो डॉर्मेंसी पीरियड होता है अभी तक का जो एनसीईआरटी में डाटा है वो कौन है बेटा, हमारा डेट पाम है। डेट पाम का डॉर्मेंसी पीरियड सबसे अधिक होता है। कितना होता है, 10,000 ईयर्स होता है, 10,000 वर्ष होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम सब बात कर लेते बेटा कि अच्छा क्या होते हैं कि कभी कभी क्या हो जाते हैं, जो हमारे बीज होते हैं परिपक्व हो जाते हैं। परिपक्व होने के बाद भी हम उनको क्या करते हैं, रख देते हैं। रखने के बाद जैसे जो होते हैं जमीन में रखा जाता है, जमीन में रख दिया जाता है धरती माँ को, वैसे ही क्या हो जाते हैं, वो जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब वो जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं तब उस समय को, उस घटना को हम सब क्या बोलते हैं, बीज की जीवन क्षमता बोलते हैं। मतलब कितने वर्ष रखने के बाद भी क्या हो जाते हैं, वो जमने की दर उसमें पाई जाती है, तब तक अंकुरित हो सकता है, कितने वर्ष तक अंकुरित कर सकता है, उस लंबे समय की अवधि को हम सब क्या बोल देते हैं, बीज की जीवन क्षमता या सीड वियाबिलिटी बोल देते हैं। सीड वियाबिलिटी समझ में आ गया कि मतलब ये बीज हमारा क्या हुआ, रखा गया। हम क्या कर देते हैं, किसी बीज को साल भर 2 साल अपने घरों में रख देते हैं, तब जाके उसको ले जाकर खेत में जब रखते हैं तब भी क्या हो जाता है, वो जमने की प्रॉपर्टी रखता है। जैसे उसको मिट्टी में दिया जाता है तब वो क्या होता है, उसमें अंकुरित होना शुरू हो जाता है। तथा अब इस घटना को क्या बोलेंगे, वो हमारी क्या होगी, सीड वियाबिलिटी हो जाएगी वही। ओके, अच्छा, तो अच्छा इससे भी सवाल बन जाता है कि वह कौन सा पौधा है जिसकी सीड वियाबिलिटी सबसे अधिक होती है। तो एक ही हमारे सामने आ रहा, बाकी तो हैं, लेकिन क्या करेंगे हम सब एक ही ध्यान रखेंगे। जो सवाल हमें जो होते हैं पूछा जाता है कि सबसे अधिक किसमें होती है, निलंबो न्यूसिफेरा। बेटा ये है क्या, निलंबो न्यूसिफेरा, ये कमल होता है, क्या नाम है इसका, कमल ही है। ठीक, अच्छा, कमल में क्या हो जाता है कि इसकी जो सीड वियाबिलिटी होती है यह सबसे अधिक होती है। ठीक है, अच्छा, यह वैसा देखा गया कि 1903 में क्या हुआ, इसका सीड क्या हुआ, परिपक्व हुआ, पक गया। पकने के बाद वह क्या हो गया, जल के सहारे तालाब में एक कोने पर पड़ा रहा, या जो है उसकी धाराओं के साथ बह करके क्या हुआ, बहुत दूर चला गया। और इसके बाद कब हुआ, देखो 3 में हुआ, 40 में जाकर क्या हो गया, जर्मिनेट हुआ। तो जो भी पीरियड इसका 37 ईयर्स का लग रहा है वो क्या हुआ, सबसे अधिक देखने को मिला। ठीक है, तो सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, निलंबो न्यूसिफेरा कमल में देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम जर्मिनेशन पर आते हैं बेटा, जर्मिनेशन के प्रकार पर आते हैं। जर्मिनेशन का प्रकार हम सब मोस्टली बात करेंगे 2 प्रकार के, लेकिन जो होते हैं यहाँ पर हम लोग जो पढ़ेंगे वो कभी कभी एक हमारा और जुड़ जाता है। ठीक, तो 3 प्रकार की बात कर लेंगे। ओके, चलो, अच्छा, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन की। अब आते हैं बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारी कौन सी है, जर्मिनेशन ऑफ सीड हो। ठीक, तो टाइप ऑफ जर्मिनेशन,
टाइप ऑफ जर्मिनेशन मैंने बताया कि मैं यहाँ पर 3 टाइप पढ़ूंगा, लेकिन बेसिकली जो हमारे पास जर्मिनेशन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और दोनों में क्या क्या छोटा माइनर डिफरेंस है, एक बार जान जाओ, फिर इसके बाद रटने की जरूरत नहीं होगी, ठीक। अच्छा, तो हम सब बात करते बेटा, एक होता है हमारा इपिकोटाइल, एक होता है इपीजियल जर्मिनेशन, दूसरा होता है हाइपोजियल जर्मिनेशन, ठीक। तो इपीजियल जर्मिनेशन क्या होता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों अपने आप क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, तो पहले हम सब बात करेंगे कि जो हमारा इपीजियल जर्मिनेशन होता है उसमें हाइपोकोटाइल की लंबाई क्या हो जाती है, अत्यधिक होती है, ठीक। तो हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या हो गया, हाइपोकोटाइल की लंबाई कम होती है तथा इपिकोटाइल की लंबाई अत्यधिक हो जाती है, ठीक। पहला डिफरेंस समझ में आया। तो पहले वाले में क्या है कि इपीजियल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल की लंबाई अधिक होती है, इपिकोटाइल की लंबाई कम होती है। और दूसरे वाले में क्या है, हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या है, हाइपोकोटाइल की लंबाई कम होती है तथा इपिकोटाइल की लंबाई ज्यादा होती है। ओके, चलो अच्छा, दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि इपीजियल जर्मिनेशन में कार्टिलेडॉन जो होते हैं वो जमीन की सतह के ऊपर निकल जाते हैं। ओके, याद रहेगा ना। तो जो कार्टिलेडॉन होते हैं वो क्या हो जाएंगे, जमीन की सतह के ऊपर निकल जाते हैं, लेकिन हाइपोजियल जर्मिनेशन में जो हमारे पास कार्टिलेडॉन्स होते हैं वो जमीन की सतह के नीचे ही रह जाते हैं। ओके, जब वो नीचे रह जाते हैं तो दोनों में ये डिफरेंस हो गया ना। अगर इतनी बातें याद है तो हम क्या करेंगे, हाइपोजियल जर्मिनेशन और इपीजियल जर्मिनेशन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, रटना, सिर्फ इसके एग्जाम्पल रट लेने हैं। एक सवाल इससे पक्का है बेटा, मैं कह रहा हूं इस बार भी एक सवाल क्या होगा इससे आएगा जरूर, ठीक। तो आप लोग क्या करो, इसको देख लो, ठीक। अच्छा, तो हम लोग देख लेते हैं डिफिनेशन बाय डिफिनेशन क्या है बेटा। मैंने बताया क्या, अंकुरण के समय हाइपोकोटाइल क्या हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। लंबे होने के कारण कार्टिलेडॉन जो होते हैं वो ऊपर की तरफ ढकेल दिए जाते हैं, ठीक, और भूमि की सतह के ऊपर निकल जाते हैं। इस प्रकार के जर्मिनेशन को क्या कहते हैं, इपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक। अच्छा, यह किसमें देखने को मिलता है बेटा, इमली में मिलेगा, कपास में मिलेगा, खीरा में मिलेगा, ककड़ी में मिलेगा, पपीता में मिलेगा, नीम में मिलेगा, सेम में मिलेगा, अरंडी में मिलेगा, और इसके बाद सरसों में मिलेगा और प्याज में भी पाया जाएगा, ठीक। अच्छा, तो यहां से बेटा हमारे पास क्या हो गए एग्जाम्पल, इसके वेरी इंपॉर्टेंट। जितने एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को किसी भी तरीके से आपको क्या करना है, रटना है कि ये एग्जाम्पल जरूर पूछे जाते हैं। ज्यादा जो पूछा जाता है इमली हो गया, और इसके बाद पपीता हो गया, नीम हो गया, सेम हो गई, अरंडी हो गई, सरसों हो गई, ठीक है। जितने हमारे गोला में है ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इपीजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। अच्छा, इपीजियल जर्मिनेशन होता क्या है, अब बाय जर्मिनेशन हम इसको देख लेते हैं। कैसे, देखो ये बेटा हमारा क्या है, बीज है, सीड है ना, एकदम प्यार से देखो, ये हमारा क्या है, सीड है। सीड में धीरे धीरे क्या होते हैं, अंकुर निकलते हैं। अंकुर निकला, अंकुर निकलने के बाद ये देखो आ गई क्या, रेडिकल हो गई ना। रेडिकल में देखो, रेडिकल कहां से निकलती है, हाइपोकोटाइल रीजन से निकलेगी। कहां से निकलेगी, हाइपोकोटाइल से निकलेगी। अच्छा, हाइपोकोटाइल से जब निकली रेडिकल तो क्या हुआ, हाइपोकोटाइल की लंबाई देखो क्या हो गई, बढ़ गई। अब नेक्स्ट वाले में मैंने क्या दिखाया, हाइपोकोटाइल की लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। जब हाइपोकोटाइल की लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इसमें क्या हो जाते हैं, रूट का डेवलपमेंट स्टार्ट, रेडिकल से क्या हो जाते हैं, रूट बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। अच्छा, अब देखो ये बीज होता है, बीज के ऊपर जो आवरण होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, बीज आवरण बोल देते हैं। अब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, इस कार्टिलेडॉन को, अब ये कार्टिलेडॉन था ना, अब इस कार्टिलेडॉन को क्या किया जाएगा, ऊपर की तरफ हल्का सा ढकेल दिया जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर आ गया, यही तो है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष एंडोस्पर्म है, क्या करेगा, जो कार्टिलेडॉन्स होंगे, जो उनके अंदर भ्रूण कार्टिलेडॉन्स होंगे, उनको क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करेगा। अब जब न्यूट्रिशन, हाँ, अब यहां से क्या हुआ, हाइपोकोटाइल बेटा क्या हो जाएगा, ज्यादा जो है तो लंबाई में बढ़ गया,
बढ़ गया। अब काटिलेडॉन जो होंगे, काटिलेडॉन को क्या किया गया, ऊपर की तरफ ढकेल दिया गया और पूरा हमारा पौधा बन करके अंकुरित होकर के तैयार हो गया। ठीक, ये तो हमारा क्या हुआ, इफिजी जर्मिनेशन। आप देख करके इफिजी जर्मिनेशन आराम से देख करके पहचान सकते हो। ठीक, अगर हमारे जो सीड होते हैं सेम हो गई, और इसके बाद नीम आपके जस्ट एग्जांपल देखे होंगे कि इसके जो कॉटिलेडॉन्स होते हैं ना, वो अंकुरित होते समय ऊपर की तरफ निकल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जर्मिनेशन को क्या बोल देते हैं हम सब, इपीजीएल जर्मिनेशन बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो कॉटिलेडॉन्स होता है वो क्या होता है, सतह के ऊपर चला आता है। ओके, हो गया ना, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं किस पर बेटा, नेक्स्ट हमारा क्या है, हाइपोजीएल जर्मिनेशन। ठीक, हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट पर, हाइपोजीएल जर्मिनेशन। हाइपोजीएल जर्मिनेशन में क्या होगा, कॉटिलेडॉन नीचे रह जाएंगे और इपिकोटाइल की लंबाई बढ़ जाएगी, और जो हमारे कॉटिलेडॉन्स होंगे उनको क्या किया जाएगा, नीचे दाब दिया जाएगा। ठीक, इतनी बातें हो गई। अब इतने को हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो, अधोभूमिक, इसे क्या बोलते हैं, भूमियोपरिक या अधिभूमिक बोलते हैं। अधिभूमिक या भूमियोपरिक बोल देते हैं, इसे हम अधोभूमिक बोलते हैं। हाइपोजीएल जर्मिनेशन, इसमें क्या होता है, अंकुरण के समय हाइपोकोटाइल क्या रह जाते हैं, छोटे रह जाने के कारण क्या होगा, कॉटिलेडॉन्स जो होते हैं ना, वो क्या हो जाएंगे, भूमि की सतह के नीचे रह जाते हैं। और उसमें कहाँ था, ऊपर थे, लेकिन इसमें क्या हो जाते हैं, नीचे रह जाते हैं। अब क्या हुआ, इन पौधों में इपिकोटाइल लंबाई में बढ़ करके आगे प्लीमूल्स बना लेते हैं। अब प्लीमूल्स जो हो जाता है वो बेटा हमारे आगे चल करके क्या बना लेगा, इस प्रकार का जर्मिनेशन जो होगा उसे हम क्या बोल देंगे, हाइपोजीएल जर्मिनेशन बोल देंगे। याद आया, याद में क्या करना आपको, अंकुरण के समय हाइपोकोटाइल क्या हो जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, जिसके कारण हमारे कॉटिलेडॉन जमीन के सतह के नीचे दब जाते हैं। इपिकोटाइल क्या हो जाते हैं, ऊपर ग्रो करके प्लीमूल्स बना लेते हैं। इस प्रकार के जर्मिनेशन को क्या बोलते हैं, हाइपोजीएल जर्मिनेशन बोला जाता है। ठीक, अब 22 को हम फिगर देख लेते हैं। फिगर में मैंने क्या किया, ये बेटा देखो, ये हमारा क्या है, एक मक्के का सीड है। ठीक, ये क्या है, मक्के का सीड है, मेज है हमारा ये। ठीक, मक्के का सीड है। अब ये मक्के का सीड है ना, तो मक्के के सीड में यहां से देखो क्या हो गया, ये हमारा हाइपोकोटाइल है। हाइपोकोटाइल में क्या हो गया, कोलेराइजा डेवलप हो जाता है। कोलेराइजा क्या होता है, रेडिकल की कवरिंग को क्या बोल देते हैं हम सर, कोलेराइजा बोलते हैं। आपको याद होगा जब हमने मोनोकाट का पौधे बताया था। ठीक, तो यहां से हमारे क्या हो गया, रेडिकल हो जाएंगे। रेडिकल की कवरिंग को क्या बोलते हैं, कोलेराइजा। कोलेराइजा क्या होगा, डेवलप होगा। ठीक, अब जब कोलेराइजा हो जाता है, अब यहां से क्या हो जाएगा, इपिकोटाइल इसका जो होगा वो देखो क्या हो गया, यहां से ये हाइपोकोटाइल वाला रीजन था, अब यहां से जो छोटा सा यहां पर दिख रहा था इपिकोटाइल ना, इपिकोटाइल देखो क्या हो गया, ग्रो करके ऊपर चला गया। इपिकोटाइल देखो ग्रो करके ऊपर आ गया। ठीक, अच्छा, जब इपिकोटाइल ग्रो करके ऊपर चला आता है तो और क्या होगा, आगे जब ग्रो कर जाता है, ग्रो होने के बाद ये क्या बना लेता है, ये जो संरचनाएं दिखी हैं इसे हम क्या बोलते हैं, प्लीमूल्स बोल देते हैं, प्रांकुर बोल देते हैं। और प्रांकुर को जो कवरिंग होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, प्रांकुर चोल बोल देते हैं। ओके, ठीक है, चलो अब यहां से प्लीमूल्स हो गया, प्लीमूल की कवरिंग को क्या बोलेंगे हम सब, कोलियोटाइल बोल देंगे। अब कोलियोटाइल से यहां से क्या निकल जाएगी, हमारी लीफ निकल जाएगी। ओके, चलो यहां से बातें अब समझ में आ गई। ये हमारे क्या होगा, प्राइमरी रूट निकलेंगी। प्राइमरी रूट से जो रूट निकलती है इसमें क्या हो जाते हैं, एडवेंटिशियस रूट देखने को पाई जाती है। ये जो रूट दिख रही है ये सब क्या है, हमारी एडवेंटिशियस रूट है। ठीक, अच्छा, ये शरीर की, ये हमारे जमीन की सतह थे, इसमें जो कॉटिलेडॉन्स दिख रहा है ये सारा का सारा कॉटिलेडॉन कहां पाया गया, देख लो, ये जमीन के क्या हुआ, नीचे ही पाया जाता है। ठीक, ये नीचे रह जाता है, लेकिन इसमें क्या हुआ था, कॉटिलेडॉन ऊपर उठ करके आ गया था। अगर ऐसा जर्मिनेशन कहीं देखने को मिल रहा है तब इसे क्या बोलोगे, हाइपोजीएल जर्मिनेशन बोला जाएगा। ओके, क्लियर हो गया ना। अब इसके एग्जाम्पल पर चलते हैं बेटा। जितने भी हमारे एक बीजपत्री पौधे होते हैं, मोनोकाट के जितने भी पौधे होंगे सभी के सभी में क्या होते हैं, हाइपोजीएल जर्मिनेशन पाया जाता है। इसमें क्या हो जाएंगे, जितने भी द्विबीजपत्री होते हैं उसमें इपिजीएल जर्मिनेशन पाया जाता है, और जितने भी हमारे एक बीजपत्री होते हैं उसमें हाइपोजीएल जर्मिनेशन पाया जाता है। ठीक, अच्छा, अब हम सब बात करते हैं क्या बेटा, चावल हो गया,
गेहूं हो गया, चना मटर नारियल हो गया। चना मटर जितनी भी हमारे क्या हो जाएंगे, दाल वाले दलहनी जितनी भी फसलें होती हैं सभी जो होते हैं किसमें आते हैं, हाइपोजेनिक जर्मिनेशन में, एक्सेप्ट हमारा कौन, राजमा। राजमा में क्या पाई जाती है, जो राजमा होता है बेटा इसमें ईपीजेनिक जर्मिनेशन पाया जाता है, कभी कभी पूछा जाता है। सभी दलहनी फसलें में, दलहनी मतलब पैपिलियोनेसी की कुल के जितने भी सदस्य होंगे सब में हमारा क्या होता है, हाइपोजेनिक जर्मिनेशन पाया जाता है। लेकिन एक राजमा होता है जिसमें क्या होता है, ईपीजेनिक जर्मिनेशन पाया जाता है, ये एक्सेप्शन था। ठीक, अच्छा नेक्स्ट, कटहल हो गया, सुपारी हो गया, आम पूछा गया, मूंगफली हो गया, चना मटर हो गया और इसके बाद चावल गेहूं हो गया। ये आपसे पूछे जाने वाले सवाल हैं, इसके एग्जाम्पल को एकदम से रट लेना है। ठीक, तो बेटा हाइपोजेनिक जर्मिनेशन और ईपीजेनिक जर्मिनेशन क्लियर हो गया। ठीक, इनके एग्जाम्पल क्लियर हो गए, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गए। अब हम सब क्या करते हैं, तीसरा टाइप देख रहे हैं, विविपरी क्या होता है। हाँ बेटा, दो टाइप का हमने पढ़ लिया, ईपीजीएल और हाइपोजीएल पढ़ लिया। ठीक, अब हम सब आते हैं किस पर, विविपरी पाते हैं। विविपरी क्या होता है, कभी कभी आप देखे होंगे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके फल जो है पेड़ पर लगे रहने पर ही क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। ठीक, अच्छा जब अंकुरित हो जाते हैं तो ऐसे सीड को हम सब क्या बोलते हैं, विविपरी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी बात हो गई ना। तो अगर ऐसा क्या हो जाए, वृक्ष से पौधा लगा हो और उसका फल जो है, फल से क्या हो जाए, उसके जो फल में जो सीड है, सीड उसी में क्या हो जाए, अंकुरित हो जाए। तो अगर ऐसे वृक्ष कभी ऐसी जो कंडीशन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विविपरी बोलेंगे। ठीक है, अच्छा तो विविपरी जिन पौधों में पाया जाता है, ऐसे पौधे के कॉमनली एक नाम से बोला जाता है, मैंग्रोव प्लांट बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे, मैंग्रोव प्लांट बोल देंगे। ठीक, अच्छा एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा पूछा जाता है बेटा वो कौन है, हमारा राइजोफोरा है। ठीक है, कभी कभी हमारा क्या होता है, कटहल भी पूछा गया है। ठीक, अच्छा तो इसके जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। राइजोफोरा हो गया और इसके बाद क्या, हेरिसिएरा हो गया। ठीक है, क्या हो गया, हेरिसिएरा हो गया और इसके बाद क्या, एविसिनिया। तो कैसे याद करोगे, राइजोफोरा, हेरिसिएरा, एविसिनिया और इसके बाद कटहल। ठीक, इतने हो गए ना। तो इतने में हमारे क्या मिलेंगे, विविपरी देखने को पाई जाएगी, राइजोफोरा, एविसिनिया और इसके बाद हेरिसिएना और कटहल हो गए। ठीक, अच्छा कुछ नोट पॉइंट हमारे बेटा, कुछ पौधे ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनको, कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनको जो है, जिनको अंकुरित होने के लिए उनको क्या होना चाहिए, उनको प्रकाश की आवश्यकता होती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे सीड को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस सीड बोला जाता है। ऐसे सीड, ऐसे बीज जिनको अंकुरित होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक सीड बोलते हैं। ठीक, अच्छा इसका फोटोसिंथेटिक सीड कौन होता है बेटा, लेट्यूस सीड होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक सीड बोलते हैं। ठीक, अच्छा और इसके बाद हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा हमारे हैं कि क्या है, बीज का निर्माण जो होता है, चाहे वो फ्लावर का निर्माण पूछा जाए, चाहे हमारे क्या हो जाए, बीज का निर्माण पूछा जाए, ये किस जनन के द्वारा होते हैं। तो यह जो होते हैं उसमें कौन सा जनन मिलता है, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसी के दौरान क्या हो जाते हैं, ये हमारे सीड का निर्माण होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। ठीक, अच्छा अब कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि सूखे जो बीज होते हैं ना उसमें कितना प्रतिशत पानी होता है। ठीक, सूखे बीज में कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है। तो सूखे बीज बता, ड्राई सीड में कितना प्रतिशत मिलता है, एनसीईआरटी का डाटा है 8 से 10%। ठीक है, जो हमारा ओल्ड वाला जो डाटा था वो कितना था, 10 से 15% हम सब क्या करते थे, पहले रटते थे। ठीक, अगर अब जो क्वेश्चन आएगा आपको क्या मारना है, 8 से 10%। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता है तो हम क्या मारेंगे, 10 से 15% बोलेंगे। ठीक है, अच्छा कभी कभी एक आख सवाल हमसे और पूछ लिया जाता है कि बेटा कभी कभी कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनको जर्मिनेशन होने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, उनको ठंडे में रखते हैं, चिलिंग ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, अब ऐसे सीड को क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेटिव सीड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा या कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनको जो है जर्मिनेशन के लिए ठंडे में, या हम उसको क्या कर ठंडे में रखते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वर्नेलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा तो बेटा वर्नेलाइजेशन क्या होता है, वर्नेलाइजेशन।
ठीक। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्या, चिलिंग ट्रीटमेंट ऑफ द सीड इज नोन एज क्या, वर्नेलाइजेशन। तो सीड को हम क्या करेंगे, ठंडे एनवायरमेंट में, बर्फ में रखेंगे, तो उसी क्रिया को क्या बोलते हैं हम सब, वर्नेलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, बस हमारी टॉपिक क्या हो गई, यहीं से समाप्त होती है। वीडियो को हम सब यहीं पर रुकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हम सब पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे फ्रूट बेटा। ठीक, अब वीडियो को देखो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद।